हेलो एवरीवन, चल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फिनसब। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? 500 सब्सक्राइबर करने की बात करी थी हम लोगों ने न्यू ईयर तक, नहीं करे तुम लोगों ने। अभी जो हम देख रहे हैं आज की डेट में, जिस दिन वीडियो बना रहे हैं, 495 पहुंचे हैं। अरे ये कोई तरीका होता है? सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। डिसअपॉइंट हो गया हूँ मैं। और चलो, डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी ठीक करते हैं। बढ़िया सी बात करते हैं डॉलर वॉलर की, और कैसे करेंसियाँ गिरती जा रही हैं, लड़खड़ाती जा रही हैं, बह जा रही हैं सीधा एकदम। तो वो सब की बातें चालू करना चाहेंगे हम बनिया भाई साहब के साथ। हम पूछना चाहेंगे क्या चल रहा है, बता दीजिए जरा। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो इंडियन करेंसी है आईएनआर वो बेटर परफॉर्म कर पा रही है कंपैरेटिवली बाकी करेंसियों के डॉलर के सामने। थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा आपको ये बात, क्योंकि हम अपने ये तो जो भी संघी वाली बात कर रहे जाने हो आप। हम कैसे मान ले संघी नहीं हो? अरे नहीं, बेसिकली हम जो आपको कुछ हम डेटा फैक्ट्स दिखाएंगे कि कैसे हम लोग इस ट्रेंड को पकड़ पा रहे हैं। हम्म। यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें सारे जितने भी आपके करेंसीज हैं वो उसका 1 ईयर जो 2024 है उसमें उनका क्या अप डाउन क्या रहा है। हम्म। इंडिया का 1% के आसपास रहा है, जापान है वो -12 है, यूके है वो 5 माइनस में है, यूरोजोन है बेसिकली आपका यूरो हो गया जो वो 5-6 के आसपास है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा 8 के आसपास है, स्विट्जरलैंड इज ऑन द लोअर एंड। उसका रीजन ये है कि वहाँ पे काफी ज्यादा इन्फ्लो होने लगा है। दिस शोज की सेफ हेवंस की तरफ रुपया वापस मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ है और आने वाला टाइम ऐसा चाहिए मूवमेंट और ज्यादा बढ़ने वाला है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ब्राजीलियन करेंसी और साउथ अफ्रीकन करेंसीज जो है वो क्लोज टू 20% के आसपास डाउन है। रशिया तो वॉर पे है तो उनके पे तो होना ही था। मेक्सिको भी काफी ज्यादा होता है ना अप्रिसिएशन देख रहे हैं अपने करेंसी में, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव जो होता है वो अप्रिशिएट होता है करेंसी। गिरना करेंसी में इज एक्चुअली बढ़ना। अगर कॉन्सेप्ट वैसे तो समझा पाए इसका मतलब क्या है, अगर आपको समझ में आया खुद भी वरना हम समझाएंगे। टर्की भी जैसे देख सकते हैं 30% डाउन है, कोरिया भी 8% डाउन है, सऊदी भी 0% डाउन है क्योंकि उनका टेल रेवेन्यू काफी मेंटेन्ड है। अर्जेंटीना 50% डाउन है क्योंकि जो अभी वहां पे मिले भाई साहब आए हैं उन्होंने काफी हड़कम मचा रखा है। मलेशिया थाईलैंड भी 7 और 14% डाउन है। हाँ तो भाई, करेंसी अप्रिसिएशन बेसिकली ये है कि जब एक करेंसी से दूसरी करेंसी का जो कन्वर्जन रेट है, उसके अंदर कोई भी एक करेंसी अगर कंपेरेटिवली राइज करती है तो वो करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है दूसरी करेंसी के मुकाबले। तो कंपेरेटिव एनालिसिस होता है बस। और एप्रिसिएशन यूजुअली तभी हम बोलते हैं जब प्राइस बढ़ जाती है, किसी चीज का वैल्यू बढ़ जाती है। डज नॉट रियली मीन इन करेंसी के केसेस में कि वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, वो करेंसी दूसरी करेंसी के मुकाबले वीक हो जाती है इसलिए वो अप्रिशिएट होती है। थोड़ा टर्म और वो पूरा इफेक्ट में ज्यादा कोरिलेशन है नहीं। तो सारी दुनिया वैसे गधी है तो ज्यादा मांग भी नहीं रहे हम। कंटिन्यू भाई साहब, हम बोलना चाहेंगे, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जो ऐसे नहीं है सारी दुनिया गधी है, बट ठीक है आगे बढ़ते हुए। सो नहीं, हम बेसिकली सब क्या है बराबर कि गधे हैं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है उसके हिसाब से 2018 में जो परचेजिंग पावर है एक अमेरिकन डॉलर का होता है ना, आप देखेंगे तो वो गिरते जा रहा है कंपैरेटिवली टू 1997। और अगर ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये जो चार्ट में जो लाइन देख रहे हैं ब्लू कलर का वो है आपका उनका जो क्या नाम है इंडेक्स जो है इनका होता है ना वो उनका इंडेक्स है उसके मुकाबले में कि डॉलर का वैल्यू कहाँ है। तो बाय द वे, ये वाला जो पूरा करेंसी पावर, परचेसिंग पावर पैरिटी गिरने का मतलब है कि हमारी करेंसी वीक हो रही है और हम अगर वहां पे जाएंगे हमको सेम चीज खरीदने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। कंटिन्यू भाई साहब। यस सब यस समझा देंगे सो आज हम, ऐसे बेसिकली शार्क टैंक पे अलग से जो घूमते हैं, मैं भी अगली बार समझाने का से घूम के बोलूंगा। ये मेरा क्विक टेक सो है। यहाँ पे अगर आप जैसे देख सकते हैं सो बहुत समय के लिए ऐसा हो गया था कि जो रियल इफेक्टिव रेट है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने होता है यूएसडी का वो नीचे की तरफ था, पर वो वापस उठ के वापस ऊपर आ गया जैसे आप देख सकते हैं 2014 के बाद। ये थोड़ा पुराना डेटा है कंपैरेटिवली, बट ये काफी अच्छे से शो करता है कि कैसे ट्रम्प का जो फर्स्ट टर्म था उस समय से ही डॉलर का जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा फास्ट होता चला गया। यहाँ पे एक और चीज जो मेरे को लगता है वो ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि 2008 का जो पूरा प्रॉब्लम हुआ था फाइनेंशियल क्राइसिस का, उसके बाद में आज तक जो यूके और जापान वाला पूरा एरिया है उसको निकलने के लिए 2015 तक का समय लगा, जबकि यूएस कंपेरेटिवली बहुत फास्ट निकल गया था नेगेटिव टेरिटरी से। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि उन्होंने अपने सारे लोन्स को वो लोगों ने बोला कि ये कोई भी लोन बैड नहीं है, हम सबको कॉल इन कर ले रहे हैं। उसका मतलब क्या है थोड़ा सा मैं यहाँ पे 2 मिनट समझाना चाहूंगा इस बात को। अगर जैसे हमारी सरकार है, हमारी सरकार मोदी सरकार के आने के पहले बहुत ज्यादा बैंक में एनपीए का प्रॉब्लम था। उन्होंने बैंक को कैसे साफ किया? उन्होंने बैंक को ऐसे साफ किया ये बोल के कि आपके जितने भी एनपीए है वो सरकार एब्जॉर्ब कर ले रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, अब आपके बुक साफ कर दे रहे हैं, रादर देन आप लोन को रिस्ट्रक्चर करके उसको प्रेशराइज करके पैसे निकलवाओ। सरकार बोल रही है आई एम द हाउस और हम सारा जो बैड है लोन टान ले रहे हैं खुद के पास, और आप जितना भी होता ना रुपया है वो आपको रीइंस्टॉल कर दे, रिकैपिटलाइज बोल देते हैं बैंक को कर दे रहे हैं। उससे जो भी इफेक्ट है वो छूट जाता है, पर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है क्योंकि सरकार ज्यादा छाप के तो नोट आपका बैंक का लोन को साफ कर रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे जो मैंने देखा 10 ईयर का जो लास्ट साइकिल है
10 से 30 ईयर का साइकिल। हर बार क्या होता है, यूएस इक्विटीज अंडर वैल्यूड थी 1981 में, फिर हुआ प्लाजा अकॉर्ड। प्लाजा अकॉर्ड में बेसिकली क्या हुआ, प्लाजा अकॉर्ड में ये बातचीत हुई, देखो भैया हमारे पास इतना रुपया है नहीं तुमको देने के लिए, और तुमको और हम डॉलर से अनपैक करने वाले। पहले की करेंसी का सिचुएशन ऐसा होता था कि हम डॉलर और करेंसी पैक किया हुआ था, जितना डॉलर है आपके रिजर्व में उतना करेंसी आप छाप सकते हैं। तो वो जो बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट है कि होता है ना कि इतना आप माइन करेंगे और इतना ओवरऑल है, तो वो बेसिकली नेचुरल रिसोर्स गोल्ड के साथ किया जा रहा था। प्लाजा अकॉर्ड के बाद उस चीज को बोल दिया गया भैया हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको जो करेंसी है उस पर भरोसा करना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, हम करना ही पड़ेगा। फिर आया आपका अच्छा, जो एक सेकंड मैं यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी और देना चाहूंगा। जब बिटकॉइन से आपने बोला, बिटकॉइन का वो बिटकॉइन का प्रूफ ऑफ वर्क के साथ है, प्लाजा अकॉर्ड डिफरेंट है, दोनों सेम मत समझ लेना। जैसे भाई साहब ने थोड़ा बोला, वो हो सकता है सेम लगे आपको। कंटिन्यू भाई। सॉरी मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था कि कैसे वापस से हम लाइक होता ना एक पेगिंग कॉन्सेप्ट पे वापस जा रहे हैं। वापस अगर आप देखिए जैसे प्लाजा अकॉर्ड था, वो प्लाजा अकॉर्ड एक पीक था, और उसके बाद में फिर वो इक्विटीज वापस ड्रॉ डाउन किए। फिर उसके बाद जो ड्रॉ डाउन हुआ 1997 के टाइम पे, 1996 के टाइम पे, उस समय बुश भाई साहब आए थे, लाइक सॉरी क्लिंटन भाई साहब आए थे, बुश नहीं आए थे। क्लिंटन भाई साहब आए, क्लिंटन भाई साहब ने क्या किया, जितना भी अच्छा काम था उनके पहले जिन्होंने किया था, लाइक उनको सारा काम खराब करते हुए उसने क्या किया, रेट कट करने लग गया वो, ठीक है, एकदम से उसने क्या किया, एक्सपेंडिचर बढ़ाने लग गया। पर बीच में जब वो टेक बबल जा रहा था, उसके पहले ही क्लिंटन भाई साहब को समझ में आ गया कि ज्यादा हमने कर दिया है, तो उन्होंने काम डाउन कर दिया था। उन्होंने इतना ज्यादा पोजीशन को आउट ऑफ हैंड जाने नहीं दिया, उन्होंने ऑस्टेरिटी स्टार्ट कर दिया, उन्होंने लाइक कंपैरेटिवली फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग बना लिया, ज्यादा खर्चा नहीं कर रही थी सरकार, कम कर रही थी। उसके वजह से क्या हुआ, जो स्टार्टिंग का बूस्ट था और उसके बाद जो रोक लिया गया, उससे इकोनॉमी बूम करने लग गया। इतना में बुश भाई साहब आ गए। बुश भाई साहब आ गए 2001-2002 के आसपास, 2000 में आए थे नॉट। तो उस समय जब वो आए, उन्होंने क्या किया, जितना भी फिजिकल स्पेस क्लिंटन भाई साहब ने बचा रखा था, क्योंकि सब लोग डेफिसिट की बात करते उस समय में यूएस में, उन्होंने सब कुछ अनलीश कर दिया। तो अगर आप वो रैली देखेंगे 2001 की इस तरफ में, बीच में स्टार्टर कर रहा था मार्केट, क्योंकि ऑस्टेरिटी किक इन करने लग गया था। बुश भाई साहब ने सारे दरवाजे खोल दिए, उन्होंने बोला हम जंग करेंगे, हम एकदम मचा देंगे दुनिया में। उसके बाद फिर वो टेक बबल ऊपर गया और फिर क्रैश किया। सेम जो क्रैश था वो क्रैश गिरा, जैसे क्रैश गिरा, देखिए एक सिंपल चीज है, जब क्रैश हो रहा होता है तब आपको थोड़ा सा रेट को टाइट रखना है, पर रेट टाइट रखना बहुत लाइक होता है ना पॉलिटिकली चैलेंजिंग चीज है। जैसे अगर आप पिछले साल भी देखें बाइडेन के टर्म में, पावल ने रेट को टाइट रख के रखा, इसलिए इकोनॉमी डोल्ड्रम्स में नहीं गई, जबकि इतना कैश इंजेक्टेड था। ये हार्ड डिसीजन था जो लिया गया उस समय। बुश भाई साहब के टाइम पे क्या किया उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम पेन नहीं ले सकते, पॉलिटिकल पेन तो बिल्कुल नहीं ले सकते, तो उन्होंने रेट कट किया। उससे क्या हुआ, और मार्केट स्लाइड डाउन करने लगा, और जो डॉलर का वैल्यू है वो और गिरने लगा, क्योंकि ज्यादा लिक्विडिटी हो गया और बैड लोन्स बनने लगे। उस समय से ही क्लिंटन के टाइम से स्टार्ट हुआ था वो जो सब मॉर्गेज क्राइसिस है, वो आते 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 बुश के लास्ट टर्म में जाके फाइनली एक्सप्लोड हो। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप सेम चीज आप देख रहे हैं कि टेक बबल जो यहाँ बना था, अब लोग बोल रहे हैं यहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम है, लोगों का ये एनालिसिस है कि यहाँ से नीचे जाना चाहिए। मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ कि रिलेटिवली जो डॉलर का स्ट्रेंथ है, एसएनपी को देखिए और डॉलर को देखिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोरिलेशन ढूंढे तो डॉलर और एसएनपी हैंड इन हैंड चलता है। एसएनपी क्या है, एसएनपी वहां का निफ्टी 50 है, एसएनपी 500 बोलते हैं वहां पे, और वहां पे नास्डैक भी है, वो उनका टेक इंडेक्स है और एक उनका निफ्टी 50 जैसा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए मेजर कोरिलेशन है, तो जैसे शेयर्स डाउन जाते हैं और वहां का डॉलर भी डाउन जाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो डॉलर है वो वहां दुनिया का इकलौता लाइक बेंचमार्क करेंसी है, उसके सामने कोई नहीं टिक सका है, ना आगे कोई टिकेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अमेरिका सारा ओशन को गवर्न करते हैं, वो फोर्स कर रहा है आपको डॉलर में ट्रेड करने के लिए। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप देखेंगे, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, ये पिछले लाइक होता है ना 2024 के हिसाब से डेटा दिखा रहा हूँ मैं, सबसे ज्यादा जो है वो अमेरिका का ही है। अगर जैसे 7%, आयरलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और कनाडा 0-0 के आसपास है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अमेरिका जितना डेट लेना चाहे उतना ले सकता है, क्योंकि लोग उसको डेट देने रेडी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डेट डेफिसिट और सब कुछ के मामले में यूएस डेंजर जोन में है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे इस मैप पे चार्ट आउट कर रहे हैं कि कौन कितना डेट में। एक्सट्रीम डेट में जो है वो ग्रीस था, ग्रीस ने मेजर रिफॉर्म्स किए, ग्रीस अब थोड़ा बेटर पोजीशन पे। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नीचे डेटा आपको दिखेगा कि प्राइस टू बुक रेशियो। सो बेसिकली क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है, एक कंपनी अपने एसेट्स और अपने बिजनेस को वैल्यू करके बुक प्राइस देती है। अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो देखें, यूएस इज जस्ट रनिंग अवे विद इट। उसका रीजन क्या है, उनकी कंपनीज को हीरा नहीं खोद रही है, बात क्या है, उनकी कंपनीज डॉलर में कमाती है और डॉलर में स्पेंड करती है। तो जब सारे कंट्रीज की करेंसी अप्रिशिएट कर रही है और डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है, तो उनको ज्यादा परचेजिंग पावर मिल रहा है उससे, तो वो ज्यादा चीजों को इकोनॉमीज ऑफ स्केल ला पा रहे हैं। कुछ टाइम पहले हम नीचे लिंक कर देंगे, बेजोस भाई साहब ने भी यही बोला कि अमेरिका कुछ बहुत क्रेजी नहीं कर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका 0 से 3% इंटरेस्ट रेट पे था, उस वजह से इनोवेशन हो पाया। इनोवेशन के लिए भी एक इंटरेस्ट रेट फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना जरूरी है। यहाँ पे अगर आप जैसे देखें एमएसआई का जो इंडेक्स है, ठीक है, एमएसआई बेसिकली क्या है, आपका जितना भी कमोडिटीज है उसका इंडेक्स है। 73% उसका वेटेज यूएस से आता है।
कितना ज्यादा स्क्यूड है यूएस में, उसका रीजन क्या, अगेन वो डॉलर वाला वेटेज। पहले यूके 10% के आसपास था, बट जैसे जैसे पाउंड गिरने लगा वो जो इफेक्ट्स है वो भी स्लाइड डाउन करने लगे। यहाँ पे अगर आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊं, जैसे ही ट्रम्प भाई साहब ने इलेक्शन जीता और यहाँ पे होता है ना डॉलर को राइज आने लग गया, ये सब जो चीजें हैं जो कोरिलेशन है अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मेरे को। इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज जो है वो एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है, ठीक है। ऑब्वियसली ये कंकरेंट ट्रेंड लाइन नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा कि आप ऐसे अंधों की तरह कुछ भी कर लीजिए, पर बेसिकली अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ से जहां हम यहाँ खड़े हैं आज इस पोजीशन पे, यहाँ से हमारे को ऊपर जाने में भी टाइम है। द थिंग इज, कोई भी चीज है, जैसे ये भी आपको ये इस डेटा को अगर आप देखेंगे, यूएस स्टॉक मार्केट इज जस्ट आउट परफॉर्मिंग एवरीबडी, जस्ट किलिंग इट इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। उसका रीजन क्या है, डॉलर इतना स्ट्रांग है, वो कोई और कंट्री जीत ही नहीं पा रहा है, आसपास ही नहीं है। अगर आप देखेंगे कौन से करेंसीज का मार्केट कैप बेसिकली क्या होता है, जितने भी उनके स्टॉक्स है लिस्टेड है उस कंट्री में, कौन से ओवर वैल्यूड है कौन से अंडर वैल्यूड है, आप देख सकते हैं टॉप 5 में इंडिया भी है। उसका रीजन क्या है, इंडिया का करेंसी स्ट्रांग है, होल्ड कर पा रहा है अपने ग्राउंड को। उसका जो सारा पैरिटी जो है, वो वीकनेस जो है, वो सब डॉलर के ऊपर बेस्ड है, जो कि इंडिया अपना पॉइंट को स्टैंड लोन कर पा रहा है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि इंडिया के लिए अपसाइड बनता है, जस्ट बिकॉज कि वो अभी तक अपने करेंसी को स्ट्रांग होल्ड पे बना पा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखेंगे गोल्ड का प्राइसेस कहाँ है और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्सेस कहाँ है, लोग गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट की तरफ कब शिफ्ट करते हैं, जब डॉलर वीक होता है। वीक कब होता है, जब जब इमर्जिंग मार्केट से इंडिया का करेंसी है, जब वो 80 रुपया पे आ जाएगा या जब 70 रुपीज पाएगा, तब यहाँ पे उनके लिए ज्यादा सेंस बनेगा। वहां पे इंटरेस्ट रेट आज भी 4.5% है, 3.5% है स्टिल यूएस के बॉन्ड्स में। उनके लिए सेंस नहीं बनता है यहाँ कन्वर्ट करना, 1% यहाँ पे कमीशन देना और उसके बाद यहाँ पे 8 या 9% चेज करना, जब वो करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद क्लोज टू 3 to 4% रहेगा। गोल्ड में इनका इन्वेस्टमेंट करना, गोल्ड ईटीएफ स्पेसिफिकली, इसमें लॉजिक इसलिए बनता है क्योंकि गोल्ड एज अ कमोडिटी इज स्केर्स। जैसे मैंने आपको बताया बिटकॉइन का जो कॉन्सेप्ट था वो स्केर्सिटी के ऊपर है, गोल्ड का भी जो वैल्यू है वो स्केर्सिटी के ऊपर है। दोनों चीज स्केर्सिटी पे रन करते हैं। जब भी पैनिक आता है मार्केट में तब ये लोग ये दोनों चीजें रन कर रहे हैं ऊपर की तरफ। लास्ट में कुछ चीजें दिखाऊंगा, उसके बाद भाई साहब ने कमेंट्स दे सकते हैं, मेरे पास भी कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। नहीं ये नहीं है, यस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम एक डिस्कशन कर सकते हैं छोटा सा, कि इंडिया का जो करेंसी है वो कहाँ था। 1947 में 3.5 रुपए के आसपास था, लाइक होगा ना, और उसके बाद में आप जैसे देखेंगे 80s आते आते भी 6 रुपए 8 रुपए 9 रुपए। लिबरलाइजेशन के बाद फाइनली हम 17 रुपया का मार्क को बीच करते हैं, 1991 में लिबरलाइज किए थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2000 में रुपए 44 हो गया, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे वी आर एट 83। पूरा जो अगर आप एम्बिट को यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे इस चीज को, कि अगर आने वाले टाइम में एक डॉलर डाउन साइकिल स्टार्ट हो रहा है, मैं जब बोल रहा हूँ डॉलर डाउन साइकिल, मैं अमेरिका खत्म हो रहा है ये सब नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अप साइकिल बहुत लंबा चला है, और आने वाला टाइम में अगर ये डाउन साइकिल प्ले आउट करता है तो ये जो इंडियन इक्विटीज है सडनली उसका जो वैल्यूएशन है वो चीप लगने लगेगा डॉलर के सामने, क्योंकि इंडियन रुपीज जो है वो डेप्रिशिएट करेगा। जैसा अभी हमने आपको बताया, अभी रुपया अप्रिशिएट कर रहा है, डेप्रिशिएट मतलब गिरने लगेगा रुपया, सडनली डॉलर टर्म्स में हमारा रेवेन्यू और हमारा एक्सपेंडिचर दोनों कम और बैलेंस शीट हेल्दियर साउंड करने लगेगा। भाई साहब क्या राय है आपका, फिर कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस करें। मेरा मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। एक तो पहला ये जी कि जी लास्ट 10 सालों में ऑलमोस्ट, लास्ट 15 सालों में ऑलमोस्ट डबल अप्रिशिएट कर गया इंडियन रुपीस। सो वो करेंसी, एक तो मेरे को लग रहा है, एक तो प्राइमरी रीजन उसके अंदर ये है कि इंडिया मोर एंड मोर अपना सर्विस सेक्टर के ऊपर रिलाई करता है, और मेजर उनकी इनकम सारी की सारी आपकी ये एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज से आती है। जो डॉलर में कमाते हैं वो लोग डॉलर रिजर्व्स ऊपर जाते हैं। इंडिया के डॉलर रिजर्व्स आर्ग्यूएबली ग्लोबली सबसे ज्यादा में से एक है। तो यस इंडिया मैसिव अमाउंट्स ऑफ डॉलर रिजर्व्स होल्ड करता है विद गोल्ड रिजर्व्स। आप अगर आरबीआई का डेटा आज अगर उठा करके देखेंगे, सो आरबीआई में जो इंडिया में डॉलर रिजर्व्स है वो शायद ग्लोबली टॉप 10 या टॉप 5 में आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो जाता है एक इंडिया जैसी कंट्री के लिए। तो जितना मैंने देखा है, ये वाली सरकार अभी अफ्रेड नहीं है कि अगर आईएनआर वीक होता जा रहा है तो उसकी वजह से कुछ होना चाहिए। इनफैक्ट ये लोग लेवरेज कर रहे हैं। आपको अगर याद होएगा तो 2018-19 का टाइम जब था, जब डॉलर एक इंडियन रुपये एक शार्प अप्रिशिएट किया था, इनफैक्ट येन में भी शार्प अप्रिशिएशन हुआ था। उस टाइम यस पर लोगों ने बोला, उस टाइम पर यूएस ने ब्लेम कर दिया था इंडियन रुपीज को। ट्रंप भाई साहब ऐसे चिल्लाते हुए आ गए थे कि मैं इंडिया को वॉच लिस्ट पे डाल रहा हूँ, और ये कॉशन लिस्ट है, मैं इंडिया को बैन कर दूंगा विद चाइना, बिकॉज इंडिया अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू कर रही है ग्लोबल मार्केट्स में टू गेट बेनिफिट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। और मीनवाइल इंडिया इंपोर्ट्स इतने महंगे कर देती है, जो कि ऑलरेडी एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की वजह से महंगे हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज लगा करके इतना महंगा कर देती है इंडियन सरकार कि वहां से भी कमाती है, और सब कुछ इंटरनली इंसेंटिवाइज करती है कि तुम इंटरनली बनाओ और फिर सीधा बाहर बेचो सिर्फ। सो आई थिंक सरकार इसको लेवरेज करने की ट्राई कर रही है अलग अलग तरीकों से। अब मुझे नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में कैसा प्ले करेगा, बिकॉज चाइना भी काफ़ी टाइम से ये वाली चीज़ कर रही है, बट इसका काउंटर अभी तक नहीं दिखा है, ना ही एक्सपीरियंस हुआ है।
थ्योरेटिकली क्या होएगा मैं उतना समझदार हूँ नहीं, तो मुझे मालूम नहीं है ज़्यादा, लेकिन आई नो फॉर अ रीज़न कि इकोनॉमिक्स लोगों ने लिखा है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ स्पेसिफिक चीज़ें क्या थी, बट अगर आप थोड़ा सा भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये यूजुअली ये ट्रेंड कैसे प्ले आउट होता है और बाकी सब चीज़ें। हाँ भाई साहब। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ 2 चीज़ें हैं। देखिए क्या है, डॉलर का जो अप मूवमेंट है या डाउन मूवमेंट लाइक होता है ना वीकनेस या स्ट्रेंथ, जियोपॉलिटिक्स पे वर्क करता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इकोनॉमिक्स से हट के जियोपॉलिटिक्स पे आना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ट्रम्प भाई साहब ने क्या-क्या बोलना स्टार्ट कर दिया है। ट्रम्प भाई साहब ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया है वो पैनामा को लेंगे। ट्रम्प भाई साहब ने ये बोल दिया है वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। ट्रम्प भाई साहब ने ये बोल दिया है हम कनाडा को 51 प्रोविंस बनाएँगे। देखिए क्या है इन 3 में से 2 जोक हैं और 1 रियलिटी है, ठीक है? पॉइंट ये नहीं है कि 3 में से 2 जोक और 1 रियलिटी है। पॉइंट ये है कि वो एक्सपेंशन का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा हिस्ट्री पढ़ा हूँ, ठीक है? तो एक एंड्रू डब्ल्यू मेलन बोल के एक है, इकोनॉमिस्ट नहीं है वो एक बिलियनियर थे। क्या आप रिकॉल कर सकते हैं ट्रम्प भाई साहब के साथ भी एक बिलियनियर है साथ में? उन्होंने क्या किया था आज से 100 साल पहले सेम चीज़ किया था उन्होंने। उनके आने के पहले एंड्रू डब्ल्यू मिलर वो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, लाइक हूवर बोल के एक प्रेसिडेंट थे उनके अंडर में। हूवर जी के आने के पहले जो 2 प्रेसिडेंट थे उन्होंने ग्वाम को लिया था, उन्होंने पोर्टरिको को लिया था। ये बेसिकली क्या है, जब भी लोग बोलते हैं कि ट्रम्प डी-डॉलराइज़ करना चाहते हैं या ट्रम्प मूव अवे करवाना चाहते हैं, लाइक होता है ना, अपने आप को लाइक सेगमेंटाइज़ करना चाहते हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आइसोलेट वो कभी कर नहीं सकते अपने आप को। अमेरिका इज़ टू बिग, आइसोलेट नहीं कर सकते वो। दे आर टू एंट्रेंच्ड राइट नाउ। व्हाट आई थिंक वो करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू डबल डाउन। ट्रम्प भाई साहब ने क्या बोला है, वो अपने करेंसी को फाइनली डेप्रिशिएट करेंगे। बेसिकली हमारा करेंसी स्ट्रांग होने लग जाएगा सडनली। 80 रुपया, 70 रुपया, एज आई सेड पहले भी, मैं वापस बोलना चाहूंगा, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ आने वाले 5 सालों में वी सी रुपी गोइंग टुवर्ड्स 60 रुपीज मार्क। दैट इज अ वेरी ट्रू पॉसिबिलिटी। उसका रीजन क्या है, फाइनली मैन्युफैक्चरिंग इज कमिंग बैक टू अमेरिका। इतना महंगा दामों में मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट पॉसिबल। दे हैव ऑलवेज डन हाई एंड टेक। हाई एंड टेक और इन्वेस्टमेंट इज समथिंग जो इतना आप हाई लेवल पे कर सकते हैं। इतना हाई लेवल ऑफ करेंसी पे आप नहीं, अप्रिशिएटेड लेवल पे नहीं कर सकते। फर्स्ट तो वो होने वाला है। दूसरा केस जो है, ये जो पूरा एक्सपेंशनरी थॉट प्रोसेस है, उससे क्या होता है, आप इतना एक फुटहोल्ड बनाते हैं। आप किसी को अलाउ नहीं करेंगे और आप अब बेचेंगे। आप बेचेंगे तो आपको पहले खुद तो फुटहोल्ड बनाना होगा। मेक्सिको को भी ये बोला गया है कि आप अपना जो एक्सपोर्ट है उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। कनाडा को बोला गया है बहुत कुछ किया होता है ना, अपना बॉर्डर को ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा इलीगल इनफ्लो हो रहा है। मेरा पॉइंट क्या है, आने वाले टाइम में व्हाट आई एम रीडिंग, इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट। नॉट बिकॉज इंडिया इज डूइंग समथिंग कुछ बहुत क्रेजी कर रहे हैं। 2 चीजें हैं, इंडिया हैज रेजिस्टेड द अर्ज कि हम रेट कट करेंगे। आई थिंक इट इज अ वेरी गुड डिसीजन। आई लाइक दैट वी आर इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन आवरसेल्व्स। इसका मतलब क्या है, आज जो हम रेट कट नहीं कर रहे हैं, हम फालतू में ज्यादा लोन्स अभी नहीं कर रहे हैं। लोन्स जो है, जब भी रेट कट होता है, एक्सेस लोन दिया जाता है। एक्सेस लोन क्या करता है, इवेंचुअली वो बैड डेट क्रिएट करता है और बैड डेट फिर एक इकोनॉमी में क्राइसिस क्रिएट करता है। दिस इज नॉट ऑल द टाइम, बट जनरली ये पैटर्न फॉलो किया गया है जिस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। इतना अर्ली ऑन में जो आज यूके और लाइक सब लोग रेट कट करना स्टार्ट कर रहे हैं, दिस विल बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। जापान फाइनली अपना रेट को इंक्रीज करने लग रहा है। जापानीज को आप फोकस करिए, देखिए क्या कर रहे हैं वो। जापानीज अपना रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, भाई साहब चार्ट भी दिखा सकते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने लग गया वो। उससे क्या कर रहे हैं, वो भी अब फाइनली इंसेंटिवाइज कर रहे हैं इन हाउस ग्रोथ को। जापान में फाइनली इन्फ्लेशन आने लग गया है। मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है, अगर ट्रंप चाहे तो और 10 साल डॉलर को, आईएनआर अगर आप देखें तो 90 रुपया, चलो बोलता है 100 रुपया तक पहुंचा सकता है, और आज 5 साल तक वो रख सकता है। बट माई होल पॉइंट इज, स्ट्रक्चरली इफ यू आर बेटिंग ऑन इंडिया, इट इज द राइट बेट। उसका रीजन बहुत सिंपल है, और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, हम लोग केपेक्स कर रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इट इज स्लो बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वी आर डूइंग स्ट्रक्चरली बेटर। रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं अभी भी, बहुत सारे लेबर रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए, बट आपको पता है लैंड मैपिंग स्टार्ट हो गया है। देर आर स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जो स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप देखिए किस लेवल पे, किस स्पीड से हुआ है। आप समझिए 10 बेसिस पॉइंट, 0.10 बेसिस पॉइंट्स भी अगर बढ़ाना इज अ वेरी बिग थिंग। जिस स्पीड से जापान बढ़ा रहा है, आने वाले टाइम में 1% का इंटरेस्ट रेट अगर जापानीज बॉन्ड्स में मिले, विल नॉट बी अ बिग डील। जापानीज बॉन्ड्स जो माइनस में थे, तभी बोल के ट्रेडर में हिम्मत होता था कि भाई जहां रिस्क है जापान से बोरो करो, बाहर में बेट करो, क्योंकि जापानीज बॉन्ड में तो ऐसे में हमको मिलने वाला इंटरेस्ट रेट अदर देन गिविंग अस। तो बेसिकली हमको देना होगा इनको। तो यहाँ पे जो पूरा इक्वेशन है, उसके हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया इज स्ट्रक्चरली रेडी। मैं कुछ डेटा दिखाना चाहूंगा, भाई साहब कुछ बोलना चाहते तो बोल दीजिए, मैं कुछ डेटा दिखाऊंगा यहाँ पे। नहीं, मेरे पास अभी तो कोई ऐसे व्यूज है नहीं, आई एम जस्ट मतलब मेरे को लग रहा है वो ह्यूमन बिहेवियर वाली चीज होती है, जो कि तुम ओवर डेट में चले जाओ क्योंकि एक वो लालच प्ले करता है तुम्हारा, एंड देन फिर तुम्हारा क्रैश होएगा, तुम यू गेट अवेयर एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग एंड स्टार्ट बिल्डिंग ऑन इट। इट्स अ रिपीटेड साइकिल। Yeah. अभी वही वही साइकिल तोड़ने की ट्राई कर रहे हैं सब लोग कि भाई देख चुके हैं 10 बार प्ले आउट होते हुए, तो वी कैन ब्रेक इट आई गेस। बट वो ब्रेक इट करने के चक्कर में हो सकता है वो पोटेंशियल जो वो टिपिंग पॉइंट वाला तक का जो ग्रोथ है वो शायद मिस आउट कर देंगे, या जो भी है। बट
फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड दिख रहा है जो मेरे को अभी हो रहा है पैटर्न, वो इसके पहले ज्यादा पैटर्न दिखा नहीं हो रहा। तो अगेन थियोरेटिकली इट माइट थियोरेटिकली दोनों आर्गुमेंट्स बनते हैं कि आप वो टिपिंग पॉइंट वाली ग्रोथ मिस कर रहे हैं या फिर आप वो पूरा पैटर्न छोड़ करके एक सस्टेन ग्रोथ अचीव करने की ट्राई कर रहे हैं। बट जब तक ये पैटर्न प्ले आउट नहीं करेगा वी डोंट नो कि ये कैसे चलने वाला है। एक तो वो है मेरे हिसाब से। Yeah, that's a fair point. एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जीएसटी कलेक्शन पिछले 5 साल का डेटा आप देख लीजिए। ये बीच में जो स्पाइक्स आए हैं वो अनरीजनेबल है, क्योंकि उस समय लाइक कोविड का टाइम था और वो अनरीजनेबल स्पाइक्स है। अगर आप इसको आइसोलेट करके एक साल में देखेंगे अगर, तो हम लोग लोअर एंड में है जीएसटी कलेक्शन में, परसेंटेज वाइज ग्रोथ में बता रहा हूँ। अगर आप एक और चीज यहाँ पे देखेंगे वो कि ग्रोथ तो जो लेकिन कम ही होगी ना अब, जैसे ग्रोथ वाइज मतलब ऑब्वियसली ये डेटा या फेयर है। मैं बस वो नुआंस बताना चाहता हूँ कि लोगों को यहाँ एक एब्सोल्यूट टर्म से देखो जीएसटी अभी बढ़ रहा है कलेक्शन, वो ग्रोथ परसेंटेज जो है वो दैट इज बाउंड टू रिड्यूस बिकॉज और जितने लोग आते जाएंगे, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लोग फ्रेमवर्क के अंदर आए तो बहुत ज्यादा लोगों ने जीएसटी भरा, इसलिए वो ग्रोथ बहुत ज्यादा एकदम से दिखी है। अब सो मेजोरिटी लोग आ बेसिकली चुके हैं तो उतने लोग है ही नहीं आने को, तो अब कम लोग आ रहे हैं तो वो ग्रोथ कम हो गई है, बट ग्रोथ अभी भी है, तो हेल्दी ग्रोथ सो अभी भी हो रही है। बेसिकली क्या आप जो देखते हैं अप्रैल के टाइम पे जो जीएसटी कलेक्शन है, हर टाइम अगर आप देखें तो अप्रैल के टाइम पे एक स्पाइक होता है, और जो पूरा साल है वो अप्रैल के अराउंड स्पाइक के अराउंड रहता है। इट डज नॉट क्रॉस द स्पाइक। ये ट्रेंड हम देखते आ रहे हैं। तो आने वाला अप्रैल आई थिंक विल बी अ गुड कलेक्शन ईयर। जीएसटी कलेक्शन इज अ गुड प्रॉक्सी फॉर कि कैसा ग्रोथ हो रहा है इंडिया के अंदर। आई थिंक दैट्स अ फेयर असम्पशन टू टेक। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लगता है जो ध्यान रखने का चीज है कि इस फाइनली हमारा जो रिटेल टू व्हीलर सेल्स है वो एज अ परसेंटेज फाइनली ग्रो करने लगा है। अगर आप बजाज को देखें, टीवीएस और हीरो को देखेंगे, सब में ग्रोथ दिख रहा है, और टू व्हीलर सेल्स सोल्ड नंबर को देखेंगे इट इज बूमिंग। यहाँ पे दो आर्गुमेंट है मेरे इस डेटा को लेके। एक ये है कि क्लाइमेट चेंज विल प्ले अ बिगर रोल। उसका रीजन क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज स्टिल नॉट सो गुड इन इंडिया। टू व्हीलर इज स्टिल एन एस्पिरेशन। आने वाला टाइम बोल रहा है टू व्हीलर विल ब्लास्ट, जस्ट बिकॉज कि वो सेगमेंट है अब जो लोग को, अब टू व्हीलर नेसेसिटी बनता जा रहा है बहुत लोगों के लिए जो पहले मैनेज कर सकते थे। आई थिंक अब टू व्हीलर नेसेसिटी बनता जाएगा, और जैसे हमारा यंग पॉपुलेशन बढ़ेगा आई थिंक ये और बढ़ेगा यहाँ से। टू व्हीलर से प्रिटी गुड वैल्यूएशन मेट्रिक कि इंडिया का रूरल इकोनॉमी कैसा ग्रो कर रहा है। पर एट दिस फ्लिप साइड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पैसेंजर जो कार्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, और इट इज अ वरिंग ट्रेंड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इट इज अ वरिंग ट्रेंड। द लाइन बेंड लाइक दिस एंड ऐसे गिर रहा है एकदम। इट्स अ फॉलिंग शार्प नाइफ। सो डेटा जो है ना वो दोनों इमेजेस दिखा रहा है कि क्या पता रूरल इकोनॉमी बेटर परफॉर्म कर रहा हो, बट क्लियरली जो पैसेंजर वाला व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल मार्केट है, वो डिप करने लग रहा है। भाई साहब को राय इसके ऊपर कुछ और डेटा दिखाना चाहूंगा। मैं बस बोलना चाहूंगा, एक तो ये बहुत डेंजरस अजम्पशन है कि अगर टू व्हीलर सेल्स बढ़ रही हैं तो रूरल इकोनॉमी बूम कर रही है। हमारे पास कोई कोरिलेशन नहीं है दोनों चीज़ का, टू बी ऑनेस्ट। एंड सेकंड चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप सेंटर्स देखें, मैं डेटा पॉइंट मेरे को याद नहीं है, बट एक बार आप लोग खुद से चेक करिएगा। और यहीं पर मैं क्रिटिकल थिंकिंग भी थोड़ा आप लोग को ऐसा एनकरेज करना चाहूँगा कि प्लीज़ रखो। हम बोल रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ सही बोल रहे हैं। प्लीज़ डेटा देखो, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से टू व्हीलर्स की जो ग्रोथ है मेजर आपके कंसंट्रेटेड सेंटर से आ रही है, जो आपकी मेजर सिटीज़ है इंडिया की और बाकी सब जगहों से आ रही है। रीज़न बीइंग जो इंडिया की रूरल इकोनॉमी है उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू में इनकम राइज ज़्यादा नहीं हुआ है। इनफैक्ट अब तो इन्फ्लेशन वगैरह के साथ इनकम गिरती जा रही है इंडिया में रिसेंट नंबर्स के हिसाब से। तो वहाँ पर देयर माइट नॉट बी द बिग चेंज, बट जो सेंटर्स हैं इंडिया के, जो इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, जो हसलिंग बसलिंग सिटीज़ हैं, उसके अंदर फिर भी देयर हैव बीन थोड़ा सा राइज इनकम में नहीं बट थोड़ा सा परचेसिंग पावर में। लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि भाई अब इट हैज़, जो हमारे बढ़िया भाई साहब बोल रहे हैं, इट हैज़ टर्न्ड इनटू अ नेसेसिटी। फिर नो कॉस्ट ईएमआई, फाइनेंसिंग ऑप्शंस, क्रेडिट ऑप्शंस इतने इजीली हो गए हैं तो लोग ले पा रहे हैं, और वहाँ पर लोग जस्टिफाई कर पा रहे हैं वो फाइनेंस करना रूरल इकोनॉमीज के मुकाबले, बिकॉज रूरल में तो अभी भी लोगों का जैसा जीवन था वैसा आज भी है। ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं हुई है, रेदर देन जस्ट थोड़े से रोड्स बेटर हो सो गए। तो आई वो थोड़े थिंक से बेटर रोड्स के साथ वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको बेटर ही लग रहा है, खराब नहीं लग रहा। तो वो एक चीज़ है। आई थिंक दैट्स वेरी फेयर असम्पशन। मेरा रूरल का जो पर्सपेक्टिव है, जब मैं रूरल सोचता हूँ, एटलीस्ट मैं जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरा रूरल इज टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। नहीं, मैं बस सो कॉल आउट करना बेसिकली चाहूंगा बनिया भाई साहब को कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज स्टिल सिटीज है। जिस हिसाब से सरकार रूरल करती है, रूरल या बोलती है टीयर 3 प्लस। टीयर यस 3 प्लस मतलब आपका टीयर 1 सिटीज आपकी हो गई मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, ये सब जो मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स हैं। टीयर 2 आपका हो गया भोपाल, इंदौर, जयपुर, ये सब सिटीज जो कि इमर्जिंग इकोनॉमिक सेंटर्स हैं जिनके अंदर बढ़िया ग्रोथ हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। टीयर 3 सिटीज हो गई आपकी, जैसे कि जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स लेकिन स्टिल टाउन्स जिनको बोलते हैं, जैसे कि भिवानी, रोहतक, ये सब सिटीज, ये सब टीयर 3 बोल देंगे हम। सोनीपत इज अ टीयर 2 सिटी बट रोहतक इज अ टीयर 3 सिटी। तो वैसे हम देख सकते हैं बीकानेर इज ऑल्सो टीयर 2 सिटी। पॉपुलेशन और बाकी चीज़ों के हिसाब से टीयर 3 सिटी आइडेंटिफाई करी जाती है। टीयर 3 सिटीज छोटी होती हैं और ज़्यादा इनसे, तो यस आपको वैसे असम्पशन मिल जाएगी। आप आसपास के देखें जितने भी हो गए वो जो जिला परिषद, गांव वगैरह सब कुछ टीयर 3 प्लस, और उसको फिर हम रूरल में काउंट करते हैं। जस्ट लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे रेज करना चाहूंगा कि जो फाइनली मेरे को एक शिफ्ट दिख रहा है यहाँ पे कि हम लोग फाइनली प्री कोविड लेवल्स को पार करके एविएशन में आ गए। दिस इज समथिंग अगेन, मैं बहुत प्रिविलेज्ड टीयर 1 सिटी से बात कर रहा हूँ।
कलकत्ता को मैं टियर 1 तो नहीं गिनता हूँ, बट स्टिल बट मैं यह बोलना चाहूँगा कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं शिफ्ट देख रहा हूँ पर्सनली, कि जो बहुत ज़्यादा जो रेलवे के जो कस्टमर्स हैं, रेलवे इज़ ऑलवेज़ बुक्ड, हमेशा बुक्ड रहते हैं वो लोग। आई थिंक वो अपने उस मार्केट को कभी खोएँगे नहीं, जो रेलवे में जा रहे हैं वो जा रहे हैं। पर फाइनली मेरे को ऐसा लग रहा है जो थोड़े प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स नहीं है, या फिर जो ऑन द एज हैं कि भाई 3000 में कलकत्ता दिल्ली का टिकट है या 3500 रुपए में और 5000 में डायरेक्ट फ्लाइट मिल रहा है। फाइनली आई थिंक वो 5000 वाला नंबर इज ओके फॉर देम टू स्पेंड की, और वो शिफ्ट दिख रहा है मेरे को। सो आई इन माय ओपिनियन स्पेशली अकासा हैज डन अ वेरी गुड जॉब, लाइक दे आर मेकिंग चीप फ्लाइट्स एंड लाइक उन्होंने कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस करके एक अच्छा बिजनेस मॉडल निकाला है। मेरे को फाइनली ऐसा लग रहा है कि एविएशन सेक्टर माइट प्रोड्यूस अ टर्न अराउंड एज अ होल। इंडिको तो कर ही रहा है जो कर रहा है, वो काफी टाइम से कर रहा है, बट जो पूरा लाइक जो स्पाइस जेट जो आपका गो एयर था, लाइक अकासा आ रहा है वापस, अकासा जो कर रहा है गो एयर का बातचीत चल रहा है एनसीएलटी से निकल के आने का। आई थिंक एविएशन एज अ स्पेस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो आने वाला टाइम में आई थिंक बूम करेगा इफ द इकोनॉमी और द करेंसी डिफरेंशियल कम्स डाउन, स्पेंडिंग पावर बढ़ती है। आई थिंक ये ऐसा चीज है जिसपे इट इज बेसिकली लाइक तेल और माचिस का लड़ी, एकदम वेट कर रहे हैं राइट मोमेंट का, फिर एकदम दिस इंडस्ट्री कैन ब्लास्ट। भाई साहब क्या रहा है आपका इसके पास, मैं थोड़ा डेटा से हाईलाइट मैं करता हूँ पेसिमिस्टिक हूँ एविएशन को 130। लेके, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज प्री कोविड ओके। लेवल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्री कोविड लेवल पे अगर अभी आ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रेन वाले लोग हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं एविएशन के ऊपर, नॉट नेसेसरली ट्रू। वो कोरिलेशन का अगेन ये कोरिलेशन वाली जो हम अजम्पशन ले रहे हैं, ये अजम्पशन थोड़ी डेंजरस प्रूव हो सकती है, बिकॉज इसका जो दूसरा अजम्पशन हो सकता है जो कि हम समझने के लिए अगर देखें तो हम ये देख सकते हैं कि डिमांड ट्रेन में आज भी उतनी है, ट्रेन अभी भी कम है इंडिया के पास जितनी होनी चाहिए उससे, रेलवे लाइंस पे काम अभी भी उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए उससे, बट वहीं पर अगर हम बोलें कि एविएशन में राइज आ रहा है तो वो टिपिंग पॉइंट वाला वो 1500 का जो प्राइस बैंड आई फील वो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो ऑलमोस्ट 50% की बात कर रहे हैं आप जब बोल रहे हैं। अब मेरे को नहीं लग रहा 50% वाला कोई भी टिप कर रहा है कि भाई मैं 50% ज्यादा देकर के चला जाऊंगा। मेरे को लग रहा है 10-15% तक का ठीक है कि 300-400 रुपये 500 रुपये अगर ज्यादा है तो मैं दे दूंगा और मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, टक से खत्म। टियर 1 में भी, टीयर टियर वन 1 में में भी भी आई फील दैट इज अ सिचुएशन, बिकॉज टीयर वन सिटीज में अगर आप एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर देखें वो राइज नहीं हुई है। इंडिया की इन्फ्लेशन अभी काफी ज्यादा है और एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर में ज्यादा फर्क नहीं आया टू बी ऑनेस्ट लोगों के अंदर। तो जब ज्यादा फर्क ही नहीं आया तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा, अगर हम उस बैकड्रॉप के साथ देखें तो मेरे को नहीं लग रहा कि ये वाली assumption मेक सेंस, ये वाली assumption में कुछ सेंस बनती है। आई फील ये जो राइज आया ये राइज आया मोर टुवर्ड्स बिजनेस ट्रैवल, और इंडिया का जो एयरलाइन सेक्टर है वो हमेशा से बिजनेस ट्रैवल के ऊपर फ्लरिश कर रहा है रेदर देन रिटेल ट्रैवल। वो रिटेल ट्रैवल वाला जो सेगमेंट है वो इंडिया का हमेशा से प्राइस कॉन्शियस है, बट बिजनेस ट्रैवल और बाकी सब चीजें जो कि चीजें अब मीटिंग सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था कोविड की वजह से, अब वो वापस जब धीरे धीरे लोग कंफर्टेबल हो रहे हैं, लोगों ने देखा कि चलो ठीक है चीजें मेजोरिटी ऑनलाइन हो रहे हैं बट वी स्टिल हैव टू ट्रैवल एंड वी स्टिल शुड गो एंड हैव अ फेस टू फेस मीटिंग और बाकी सब चीजें, आई थिंक उसकी भी एक इंपॉर्टेंस कॉन्फ्रेंस वापस आ रही है। इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आप, कॉन्फ्रेंस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जी। कॉन्फ्रेंस इकोनॉमी से भी ज्यादा बिकॉज कॉन्फ्रेंसेस भी इंडिया में लेटली आई फील कि बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही है, हर कॉन्फ्रेंस के अंदर जितना एक्सपेक्टेड नंबर होता है उससे कम ही हिट हो रहा है, तो आई डोंट थिंक कि कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा। कोई फ्लाई डाउन कर रहा है। इट्स मोर लाइक कि लोगों के पास ऑनलाइन अगर आप जा रहे हो और अगर आप एक दिन में 3-4 इंपैक्टफुल मीटिंग्स कर लोगे तो वो मे बी ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड निकले, बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि ऑनलाइन मीटिंग्स एंड एवरीथिंग इज ग्रेट अगर आपको चीजें क्लोज करनी है फटाफट, बट जो सेल्स वाली होती है सेल्स वालों के अंदर क्या रहता है कि ऑनलाइन मीटिंग्स आपको 4 करनी पड़े मे बी, लेकिन अगर आप जाके शक्ल दिखा दो तो आपकी वो चीज जल्दी बिक सकती है। मैं गलत हो सकता हूँ या assumption के अंदर, बट बिजनेस ट्रैवल आई थिंक अगर हम नंबर थोड़े डायसेक्ट करके देखें तो मेरे हिसाब से बिजनेस ट्रैवल का राइज ज्यादा होगा रिटेल ट्रैवल के मुकाबले, बिकॉज बिजनेस ट्रैवल मेरे हिसाब से वापस जा रहा है। ऑल्सो कंपनीज एक्सपेंड करने लग कंपनीज थोड़ा ज्यादा स्पेंड करने लग गई है, इंडिया के स्टार्टअप थोड़ा ज्यादा कमाने लग गए हैं, तो एम्प्लॉय वेलफेयर बाकी चीजों के ऊपर जो खर्चा करते हैं वहां पर वो एम्प्लॉयज को ट्रैवल करने ले जाते हैं, वो सब भी काउंट होता है बिजनेस ट्रैवल का, तो वो सब चीजों की वजह से आई थिंक ये थोड़ा फर्क या है। सो आई थिंक कॉन्स्पिरेटिव भाई साहब ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया इस वाले पूरे सेगमेंट को। और जस्ट लास्ट फ्यू वर्ड्स में बोलना चाहूंगा कि अगले साल का जो पहला वीडियो होगा हम लोग लाइक थोड़े से स्टॉक्स और के बारे में वापस बातचीत करेंगे कि कौन सा सेगमेंट हमें बेटर लग रहा है, वी विल कम अप विद अ प्रॉपर वीडियो। ऐसा ये एक बेस था कि आपको कि हमारे हिसाब से रुपया जो है जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि रुपी काफी लाइक अप्रिशिएट कर गया है और बहुत महंगाई बढ़ गया है, आई थिंक दिस पेन इज गुड फॉर द शॉर्ट टर्म। रेट कट्स नहीं हुए अभी तक, आई थिंक हम दोनों लाइक होगा कंस्पेक्टर बन गए भाई साहब, अग्री किए हैं कि आरबीआई के डिसीजन के साथ में अभी तक कि रेट कट नहीं राइट डिसीजन था। इन्फ्लेशन शक्तिकांत बढ़ रही है, दास भाई सेंस साहब, बनता ही नहीं अभी तो रेट कट करने का टू बी ऑनेस्ट, यस और एग्जैक्टली। सो सो या सो थोड़ा तो इशू है, मतलब इट्स नॉट ओनली इन्फ्लेशन, बाकी चीजें भी हैं, इम्पैक्ट करेगा या ये रेट कट सो ना करना, मेरे हिसाब से ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इसका, पूरा पॉजिटिव तो नहीं है बट हाँ। आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट बिग थिंग्स इन द बजट दिस टाइम। आई थिंक लाइक इनकम टैक्स के साइड में, क्योंकि फाइनली आई थिंक सरकार को रियलाइज हो रहा है कि उनको थोड़ा सा रिलीफ देना वहां पे। पर इन जनरल मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल में आपको स्लोली स्लोली रुपया गिरता हुआ दिखेगा। Close to 80 rupees is something I'm expecting by the end of 2025. I think that is reasonable मेरे हिसाब से। लेट्स सी। If not, I think like we will have to reassess कि कहाँ कौन से levers work नहीं किए हैं जो हम expect कर रहे थे। मेरे हिसाब से उसी अभी के जो साथ काम नहीं कर रहा है, जस्ट लास्ट टिडबिट, मेरे हिसाब से जो काम नहीं कर रहा है या वो फिजिकल एंड मॉनेटरी का प्ले काम नहीं कर रहा सही से। मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से आई फील कि आरबीआई फिजिकल टाइटनिंग कर रहा है, बट एक्सपेक्टेशन ये है कि फिजिकल टाइटनिंग और सही सब कुछ सॉल्व हो जाएगा।
मॉनेटरी से ज्यादा Yes. मॉनेटरी Yes. ईजिंग और मॉनेटरी टाइटनिंग और मॉनेटरी के ऊपर ज्यादा एक्शन दिख ही नहीं रहा टू बी ऑनेस्ट सरकार की तरफ से। मॉनेटरी क्या होता है, मॉनेटरी आपका टैक्सेस का प्ले होता है, फिस्कल क्या होता है जो आरबीआई Yes. करता है, जो करेंसी के साथ प्ले करता है। तो मेरे को Yes. लग नहीं रहा कि मॉनेटरी के ऊपर कुछ ज्यादा कर रहे हैं और ज्यादा बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग थॉट आ रहा है। फिस्कल के ऊपर काफी थॉट है, फिस्कल के ऊपर काफी प्रेशर आ रहा है, बट आई फील कि अननेसेसरी है वो, क्योंकि दोनों का इंटरप्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग अ गुड Yes. इकोनॉमिक ग्रोथ। वो नहीं हो रहा अभी। Again, yeah. And as I've said before also, I think fiscal play हमने कर दिया है. I think it's time for some monetary action. और I'm hoping कि इस बार बजट में कुछ हमें ऐसा दिखने यस मिलेगा. आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं. बहुत लंबा हो गया है एकदम से, और लाइक कर दीजिएगा एकदम. और कमेंट आप किए हैं, भाई साहब ने कमेंट किया है, हमने पढ़ा है वो कमेंट, और हम अगले बार भी सून हम बनाएंगे आरपीओ और भी टॉपिक्स जो भाई साहब ने बोला इसका वीडियो. और आप भी कमेंट करिए, हम आपके ऊपर ही बनाएंगे. और हम फिर बोलना चाहेंगे, घर पे घुस करके सब्सक्राइब बटन करवा दूंगा, वरना कर दो यस. सब्सक्राइब, 500 चाहिए, घर पे हाँ, घुस जाएंगे, 500 होना चाहिए. फिर हम एक इंटरनेशनल चैनल बन जाएंगे. देखिए गुंडैया 500 हो जाएगी के भैया, वरना बाद. इंटरनेशनल हम बन चुके हैं, यस. हमारे 1% वॉचर्स आते हैं सॉरी. यूएस से, हम बस फ्लॉन्ट करना चाहेंगे। यस. यस. चलो टाटा बाय बाय। तो प्लीज बाय.